Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फियोल ने दिए थे एंड इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए एग्जाम में वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो जो 14 प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के वो हेनरी फियोल ने दिए थे एंड हेनरी फियोल के लिए एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो किसने दी थी, वो हेनरी फियोल ने दी थी. एंड इसके साथ ही जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट जो ये बुक है ये भी किसने दी थी, हेनरी फियोल ने दी थी. और ये दोनों ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, मैचिंग में पूछे गए हैं. आगे बढ़ते हैं. हेनरी फियोल के 14 प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट के वो क्यों बनाए गए थे और वो क्या कहते हैं. सबसे पहले तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं, फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं वो स्टेटमेंट होती हैं, फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं जो आपको, जो मैनेजर को हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में और कोई एक्शन लेने में. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ बेस्ड ऑन लॉजिक विद प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शंस. अब जो ये प्रिंसिपल्स हैं वो डेराइव किससे किए गए हैं, वो डेराइव किए गए हैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है सभी मैनेजर्स का, या फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टडी करके देखा है. जो फंडामेंटल ट्रूथ हैं उनकी बेसिस पर जो है इनको बनाया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को. अब हेनरी फियोल ने कौन से 14 प्रिंसिपल दिए हैं उनमें से अलग अलग करके, जैसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इनमें से हेनरी फियोल का प्रिंसिपल नहीं है मैनेजमेंट के लिए. ये भी पूछा गया है जैसे यूनिटी ऑफ कमांड है तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट उसके बारे में गलत बोल रही है, कौन सी जो है वो करेक्ट है इस बारे में. इनमें से कई क्वेश्चन जो है ऐसे पूछे गए हैं एग्जाम में. इनको पहले पढ़ते हैं कि ये प्रिंसिपल्स में बताया क्या गया है. फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो कहता है डिवीज़न ऑफ वर्क. अब हेनरी फियोल का ये मानना था कि अगर आप एज अ मैनेजर क्या करोगे, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होता है आप उसको उनकी स्पेशलाइजेशन की बेसिस पर उनके जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें आप एलोकेट कर दोगे. मींस जो जिस काम में परफेक्ट है आप उसको वही काम दे दोगे. इससे क्या होगा, उनका स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा. लेकिन देखिए, अगर मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं एंड एक इंजीनियर है एंड एक जो है लॉयर है, लेकिन अगर आप उनको काम उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ना दे करके रिवर्स दे देते हो, डॉक्टर को आपने लॉयर का काम दे दिया, लॉयर को आपने इंजीनियर का काम दे दिया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वो कुछ काम ढंग से कर ही नहीं पाएंगे. करेंगे तो सही लेकिन वो अच्छा नहीं कर पाएंगे. बेस्ट तरीका क्या होता है कि जो जिस काम में एक्सपर्ट हो आप उसको वही काम दो, डिवीज़न ऑफ वर्क कर दो. इससे क्या होगा, उनका स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा. तो इसमें बोला गया है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू एंश्योर दैट एफर्ट एंड अटेंशन आर फोकस्ड ऑन स्पेशल पोर्शन ऑफ द टास्क. फियोल ने प्रेजेंटेड वर्क्स स्पेशलाइजेशन एज द बेस्ट वे टू यूज़ द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो डिवीज़न ऑफ वर्क है वो एक तरीके से बेस्ट वे है ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ करने का, एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने का ऑर्गेनाइजेशन में. अगर आप क्या करते हो, जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वही काम सौंप रहे हो, ये तरीका है डिवीज़न ऑफ वर्क. अब नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लोजली रिलेटेड. इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है. पहली बात तो ये कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे के. जहाँ अथॉरिटी, अगर जहाँ कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वहाँ अथॉरिटी ज़रूर होगी, एंड अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में होगी. अथॉरिटी वॉज डिफाइंड बाय फियोल एज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एक्सेप्ट ओबीडियंस. मीन्स जिसके पास अथॉरिटी होती है उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि उसको ऑर्डर देने का राइट होता है. अगर हम बात करें, जैसे मैनेजर की ही बात करें, तो मैनेजर को ये एक तरीके से ऑर्डर देने का हक होता है कि वो जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑर्डर दे सके किसी काम को करने के लिए. एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, अगर जैसे एम्प्लॉयज़ हैं वो कोई काम, एम्प्लॉयज़ को संभालने की, उनसे काम करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजर की. एंड साथ ही उसको अथॉरिटी है. इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अगर आप किसी को कोई काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसके साथ साथ अथॉरिटी भी मिलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको अथॉरिटी नहीं होगी तो उस काम को वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा. मीन्स अगर एक टीचर है
वो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी क्लास को संभालने की। अब वो उस क्लास को तभी अच्छे से संभाल पाएगा जब उसको इस तरीके की अथॉरिटी हो कि वो उनको पनिश कर सके या फिर वो उनको ऑर्डर कर सके कि तुम शांत बैठो, डिसिप्लिन में रहो, जब उसके पास ये राइट होगा। तो क्या होता है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अथॉरिटी भी होनी चाहिए, अथॉरिटी होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में होती है। ये जो प्रिंसिपल था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का था। अब नेक्स्ट है डिसिप्लिन। अब एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है कि कॉमन एफर्ट करने चाहिए सभी वर्कर्स को एंड वो डिसिप्लिन में रहने चाहिए। मींस एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स अपना काम करने की बजाय बातों में लगे रहते हैं तो इससे क्या होगा, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो हेनरी फेयोल का जो ये प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को डिसिप्लिन में रहना चाहिए एंड ताकि वो क्या कर पाए, अपने कॉमन एफर्ट अच्छे से कर पाए सब। अब नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है वर्कर्स शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन मैनेजर। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, यूनिटी ऑफ कमांड का ये कहता है कि एक टाइम पर एक ही मैनेजर से कमांड मिले, नो या फिर एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का था कि क्या ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की दे के डेफिनेशन और आगे बोला गया था कि या क्या ये यूनिटी ऑफ कमांड है। सो अगर आपको पता है कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है तो आप एग्जैक्टली उसका आंसर कर सकते हो। सेम वैसे ही यूनिटी ऑफ कमांड, अब इसमें बोला गया है कि एक टाइम पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको एक ही मैनेजर से ऑर्डर मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर एक एम्प्लॉय है उसको चार चार मैनेजर ऑर्डर कर रहे हैं कि ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा एंड कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो ये सोचेगा कि मैं किसके ऑर्डर को फॉलो करूं। सो हेनरी फेयोल का ये प्रिंसिपल का मानना था कि आपको एक ही जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक ही मैनेजर ऑर्डर करे, एक ही टाइम पे एक ही मैनेजर ऑर्डर करे। सो ये था यूनिटी ऑफ कमांड। एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इन अ कॉमन डायरेक्शन। मीन्स मान लीजिए अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका ये टारगेट है, आप सभी का ये गोल होना चाहिए। अगर 2020 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस ईयर में आपको अपनी सेल जो है लास्ट ईयर से 10% से इंक्रीज़ करनी है, तो सभी का जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे उनका जो मूव होना चाहिए वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए कि सबका गोल वही है और उसी के लिए सभी अपने काम को करेंगे। सभी का मेन ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है वही बन जाना चाहिए। ये है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एंड नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे ये बोला गया है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जो आपके सबऑर्डिनेट होते हैं उनका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको भी आप जनरल इंटरेस्ट बना दो। वो कैसे, मीन्स किसी का भी एक इंडिविजुअल पर्सन का गोल ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन से के गोल से ज़्यादा प्रेफर उसको नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि कोई भी एक बंदे के इंटरेस्ट को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से ज़्यादा। सो द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्सन शुड नॉट टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। इसमें आपको क्या करना है, जितने भी आपके सबऑर्डिनेट हैं, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनका कॉमन इंटरेस्ट किस में होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन इंटरेस्ट में होना चाहिए। उनका सबका एक जनरल इंटरेस्ट बन जाना चाहिए। सो ये है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। अब है नेक्स्ट रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में क्या है कि मैनी वेरिएबल्स सच एज कॉस्ट ऑफ लिविंग, सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल, जनरल बिजनेस कंडीशन, सक्सेस ऑफ द बिजनेस शुड बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग अ वर्कर रेट ऑफ पे। अब इसमें हेनरी फेयोल ने ये बोला कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको फेयर वेजेस देनी है। फेयर वेजेस देने का मतलब क्या है कि एक तो इसमें बिजनेस कंडीशन या फिर सक्सेस ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेस की सक्सेस है या फिर जितने भी एलिमेंट उसमें आते हैं उन सभी को कंसीडर करके आपको वर्कर की रेट ऑफ पे को तय करना चाहिए और वो फेयर होनी चाहिए, अनफेयर नहीं होनी चाहिए। ये था रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जैसे एक ही पर्सन है, अगर एक ही पर्सन सभी को कमांड दे रहा है, सभी को ऑर्डर दे रहा है, तो हम क्या मानते हैं, वो सेंट्रलाइज कर रहा है सभी को, उस ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन कब होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं आप सभी डिपार्टमेंट वाइज सभी को एक एक मैनेजर दे रहे हो कि इस सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, पर्सनल का अलग है, फाइनेंस का अलग है। तो ये क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। लेकिन आपने सेंट्रलाइजेशन किया हुआ है तो एक ही बंदे के पास सारी अथॉरिटी है कि वही सबको ऑर्डर दे रहा है। सो ये होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब फेयोल ने डिफाइन किया
कि सेंट्रलाइजेशन जो है लोअरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट रोल, कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब एक ही बंदा सभी को ऑपरेट कर रहा है, वही सभी को ऑर्डर दे रहा है, तो जो उसके सबऑर्डिनेट होंगे उनका तो रोल कम हो जाएगा, उनकी इंपॉर्टेंस तो कम रहेगी। अगर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है मीन्स हर लेवल पर हर डिपार्टमेंट वाइज आप एक एक मैनेजर दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, जो मैनेजर हैं उनकी भी तो इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, एक बंदे की बजाय और जो मैनेजर बने हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन में। अब नेक्स्ट है स्केलर चेन, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब जैसे स्केलर चेन क्या है, मैनेजर्स इन हायरार्कीज आर पार्ट ऑफ अ चेन लाइक अथॉरिटी स्केल। ईच मैनेजर फ्रॉम द फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर टू द प्रेजिडेंट पोजेस सर्टेन अमाउंट ऑफ अथॉरिटी। एंड एक तो 3 तरीके का इसमें मैनेजमेंट बताया गया है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल में सीईओ हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, ये आ गया आपका। मिडिल लेवल में जो ब्रांच के मैनेजर्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर हैं, वो आपके आ गए। एंड लोअर लेवल पे उनके सबऑर्डिनेट आ जाते हैं, वर्कर्स आ जाते हैं। सो ये है स्केलर चेन। अब स्केलर चेन में क्या बोला गया है कि आपको जैसे कि कोई अथॉरिटी ऐसी है जो टॉप लेवल की है, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो अगर कोई ऑर्डर देता है, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो सिर्फ ऑर्डर दे सकता है, वो किसी से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो ऑर्डर देगा। अगर वो ऑर्डर देता है तो जो ऑर्डर है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, मींस जो टॉप लेवल पर है वो अपने से नीचे के लेवल के बंदे को बोलेगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो उसको देगा, एंड वो जो है अपने नेक्स्ट से नेक्स्ट जो नीचे वाले सबऑर्डिनेट हैं उनको जाके वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, और तब जो है लास्ट में लोअर लेवल तक जाएगी, उन जो सबऑर्डिनेट है वर्कर्स हैं उन तक जाएगी। लेकिन अगर बात करें किसी कंप्लेन की या फिर रिक्वेस्ट की जो वर्कर करना चाहते हैं टॉप मैनेजमेंट से, तो ये चेन कैसे काम करेगी, ये डाउन टू अप जाएगी, बिल्कुल ऐसे कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई लोअर लेवल का जो वर्कर है वो सीधा जाके टॉप मैनेजमेंट को बोलेगा कि हमारी ये शिकायत है या हमारी ये रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं होगा। और इसमें स्केलर चेन में एक अगर ऐसा होता है कि बहुत इम्पोर्टेंट अगर कोई बात है, बहुत ज़रूरी अगर कुछ काम है और उसके लिए डायरेक्ट लोअर लेवल के जो वर्कर हैं उनको टॉप मैनेजमेंट से बात करने की ज़रूरत पड़ गई है, तो ऐसी सिचुएशन में गैंग प्लैंक नाम का एक ब्रिज बनाया जा सकता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। गैंग प्लैंक क्या है, वो स्केलर चेन से रिलेटेड है। एंड स्केलर चेन क्या कहती है कि आप जो आपके पैरेलल होते हैं मैनेजर्स, आप उनसे बात कर सकते हो कि जो एक लोअर लेवल का बंदा है वो लोअर लेवल के अदर वाले मैनेजर को बता सकता है उस प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन वो डायरेक्ट जाके टॉप मैनेजमेंट को नहीं बताएगा। एग्जाम में पूछा गया था कि जो गैंग प्लैंक है वो किससे रिलेटेड है, सो स्केलर चेन से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट है ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर वाली बात नहीं की गई है कि आप किसी को आदेश दे रहे हो, ये वो वाला ऑर्डर नहीं है। फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन ऑल मटेरियल एंड पीपल रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क शुड बी ट्रीटेड एज इक्वली एज पॉसिबल। आपको जो है इसमें क्या करना है, सभी जो आपके काम हैं उनको फुली कोऑर्डिनेशन के साथ करना है, एंड एक ऑर्डर रखना है, किसी काम की रिपीटेशन ना हो, कोई गलत तरीके से ना हो, सभी काम जो है आपके एक प्रॉपर वे में चलते रहें, इसके लिए आपको एक ऑर्डर सेट करना पड़ेगा। ये होता है ऑर्डर का प्रिंसिपल। एंड नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी क्या कहता है, जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप इक्वली ट्रीट करोगे, मीन्स चाहे वो मैन हो चाहे वो वीमेन हो, आपको उन्हें इक्वली ट्रीटमेंट देना है, किसी के साथ आप पार्शियलिटी उसमें नहीं करोगे। ये इक्विटी का प्रिंसिपल है। एंड नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो मैनेजमेंट है उसको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि टर्नओवर जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज जो है आपने भर्ती की है, आज आपने रिक्रूटमेंट की एंड सिलेक्शन की या ट्रेनिंग दी, एंड उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी आपके एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं। अब उससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेफालतू में खर्चा बढ़ेगा, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इन सब पे फिर से खर्च करना पड़ेगा। सो आपको जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक टेन्योर फिक्स कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, लेबर जो टर्नओवर होती है वो बार बार ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं जल्दी जल्दी, तो वो टर्नओवर जो है वो कम हो जाएगी। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कॉस्ट एज वेल एज इंक्रीज प्रोडक्ट रिजेक्ट रेट्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद हायरिंग न्यू वर्कर्स।
तो आपकी जो कॉस्ट है वो इससे कम हो जाएगी अगर आप क्या करते हो, स्टेबल कर देते हो टेन्योर ऑफ पर्सोनल, मीन्स वो कितने टाइम तक जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट रहने चाहिए, वो चीज़ आप अगर फिक्स कर देते हो। अब नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का प्रिंसिपल कहता है मैनेजमेंट शुड टेक स्टेप्स टू एनकरेज वर्कर इनिशिएटिव विच इज़ डिफाइंड एज न्यू और एडिशनल वर्क एक्टिविटी अंडरटेकन थ्रू टफ सेल्फ डायरेक्शन। अब इसका मानना ये था इस प्रिंसिपल का कि जो मैनेजमेंट है, अगर आपका एम्प्लॉय कुछ है ऐसा है, कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहता है, कोई अच्छा इनिशिएटिव लेना चाहता है, तो उसको आपको आगे आने देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको कोई चांस नहीं दोगे तो वो कोई कभी जो है इनिशिएटिव अच्छा ले ही नहीं पाएगा। तो ये भी प्रिंसिपल जो है हेनरी फ्योल ने दिया था इनिशिएटिव का। मैनेजमेंट को ऐसा करना चाहिए कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय, कोई वर्कर ऐसा है जो कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है, अपनी वर्क एक्टिविटी करना चाहता है, कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहता है, तो उसको पहल करने का चांस जो है वो दिया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, एस्पिरिट द कोर्प्स। अब ये होता है यूनिटी वाली बात, जैसे एकता में शक्ति वाली बात, कि अगर आप अकेले हो तो लकड़ी के गट्ठे को एक बंदा नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर आप कई सारे मिलके तोड़ते हो तो वो टूट जाएगी। जैसे एक स्टोरी हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज़ इसमें है, एस्पिरिट द कोर्प्स, की अगर सभी जो हैं एक मिल के काम करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट होगा। मैनेजमेंट शुड एनकरेज हार्मनी एंड जनरल गुड फीलिंग्स अमंग एम्प्लॉयज़ की। मैनेजमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि सभी के अंदर एक ऐसी टीम स्पिरिट की फीलिंग हो, एक ऐसी एनर्जी हो कि वो टीम में काम करना पसंद करे। ये है एस्पिरिट द कोर्प्स। एंड ये जो है किसका, ये एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा गया था कि जो एस्पिरिट द कोर्प्स है वो किसकी एक्सटेंशन है। एंड अब जैसे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अब मैचिंग में दिया गया है द फंडामेंटल ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ये वैसे हमने पढ़ा नहीं है, मिडल मैनेजमेंट, एसेस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। अब इनके फाउंडर कौन है या किसने जो है इनको ये बुक लिखी थी, किसने जो है ये थ्योरीज दी हैं, वो आपको मैच करना है। तो जो फंडामेंटल ऑफ टॉप मैनेजमेंट है वो आपका दिया था आरसी डेविस ने। एंड मिडल मैनेजमेंट जो है वो दिया था मैरी कोशिंग-नील ने। ये मैंने ऐसे याद किया था, मिडल मैनेजमेंट एम ट्रिपल एम करोगे तो मिडल मैनेजमेंट मैरी ऐसे बन जाएगा। ये मिडल मैनेजमेंट किससे मैच होगा, मैरी कोशिंग-नील से मैच होगा। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट किससे मैच होगा, ELF ब्रीज से। और इसको आप कैसे याद रख सकते हो, एसेंस है और इसके साथ ही ELF है, तो एसेंस से ई याद रख के इसको थर्ड से मैच करना है। एंड प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। इसमें भी P एंड P से पीटर एफ ड्रकर को मैच कर सकते हो। इनको पहले से वही बात आ जाती है कि पहले से ही आपको पता है कि एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो इनको पहले से ही अपनी कॉपी में, बुक में, ऐसे नोटबुक में नोटिस कर सकते हो कि बाद में एग्ज़ाम टाइम में आपके ऊपर बर्डन ना आए कि आपको सब कुछ पढ़ना है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आप पढ़ सकते हो, जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछी जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट अ क्रिएचर ऑफ द इकोनॉमी, इट इज़ अ क्रिएटर एज वेल। एंड स्टेटमेंट सेकंड कहती है, ही हु कैन मैनेज एनीथिंग। ये मेरे भी एग्ज़ाम में आया हुआ था और ये क्वेश्चन कहता है कि जो मैनेजमेंट जो है सिर्फ एक क्रिएचर ही नहीं है, वो क्रिएटर भी है मैनेजमेंट। एंड अगर कोई मैनेजर है तो वो मैनेजमेंट का जो काम करता है वो कुछ भी मैनेज कर सकता है। देखिए अगर हम प्रैक्टिकल होकर इस बात को सोचें कि अगर एक मैनेजर है और वो सब कुछ मैनेज कर सकता है, अगर इस बात को हम खुद से सोचेंगे तो हम ये मानेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई भी बंदा अपने आप में इतना परफेक्ट नहीं होता कि वो हर चीज़ को मैनेज कर लेगा। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ये बात सही है कि जो मैनेजमेंट है और जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट का काम करता है वो सब कुछ मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर जो फोर्थ है वो यहाँ पे सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू हेनरी फेयोल आर करेक्ट। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग कौन सी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड एंड फॉर्मर अराइजेज फ्रॉम लेटर। एंड स्टेटमेंट सेकेंड कहती है, एस्पिरिट द कोर्प्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। एंड स्टेटमेंट थर्ड कहती है, यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स ओनली वन कमांड एट अ टाइम। एंड फोर्थ कहती है, देयर आर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाइड बाय हेनरी फेयोल। सो सेकंड अगर हम पढ़े, एस्पिरिट द कोर्प्स, एकता में शक्ति वाली जो बात है वो हमने अभी जस्ट पढ़ी थी। यूनिटी ऑफ कमांड की सबको जो है, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था कि एक ही मैनेजर से, आपको एक टाइम पे एक ही मैनेजर से कमांड मिलनी चाहिए, ये
था, तो ये इसी के एक्सटेंशन है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपकी यहाँ पे सही है। एंड फोर्थ भी सही है, क्योंकि हमने जस्ट अभी पढ़े हैं हेनरी फ्योल ने 14 ही प्रिंसिपल दिए थे। तो जो सेकंड है और जो फोर्थ है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे, और फर्स्ट और जो थर्ड है वो यहाँ पे गलत है। गलत कैसे हैं? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्लोजली रिलेटेड हैं, वो अराइज बाद में नहीं। ये क्या दिया गया है इसमें? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड एंड फॉर्मर अराइजेज फ्रॉम लेटर, तो ये जो है यहाँ पे गलत गिवन है। एंड स्टेटमेंट थर्ड भी इसी तरीके से गिवन है, यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स ओनली वन कमांड एट अ टाइम। यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्वेश्चन में इसमें स्टेटमेंट में गड़बड़ है। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स ओनली वन कमांड एट अ टाइम एट वन मैनेजर, मतलब एक टाइम पे आपको एक ही मैनेजर से कमांड मिल रही है, ये है यूनिटी ऑफ कमांड। सो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, एंड आंसर जो है फोर्थ वो सही हो जाएगा। अब ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट कि किससे मैच होगा? फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, और जो मैंने बताया था फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन किससे मैच होगा? हेनरी फ्योल से। अगर आपको एक भी ऑप्शन अच्छे से पता है तो पहले उसी को मैच करो, जैसे डी वाला फर्स्ट से मैच हो जाएगा। अब प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, अब प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के लिए हमने अभी पढ़ा था पहले वाले क्वेश्चन में, पीटर एफ ड्रकर ने पीपी से याद किया था। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पीटर एफ ड्रकर ने दिया था, एंड फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट जो है ओलिवर शेल्डन ने दिया था। मैंने इसको ऐसे याद किया था, फिलोसफी था वो आता है तो इसको एक ओलिवर शेल्डन ने दिया था, इस तरीके से याद रख सकते हो। एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ये तो है ही बहुत फेमस, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड हेनरी फ्योल, पक्का इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड हेनरी फ्योल जो है मॉडर्न जो मैनेजमेंट है उसके फादर माने जाते हैं। एंड जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन बुक इन्होंने दी थी हेनरी फ्योल ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्पैन ऑफ कंट्रोल इज वाइड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बिकम्स डिफिकल्ट। अभी हमने पढ़ा कि स्पैन ऑफ कंट्रोल अगर बड़ा होता है तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब देखिए कि स्पैन ऑफ कंट्रोल इज़ वाइड, तो अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है कि एक ही बंदा सभी को कंट्रोल कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर रहा है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन में और कंट्रोल में डिफ़िकल्टी तो आएगी। ये बात सच है, ये से बिल्कुल सच है। रीज़न क्या दिया है? इन अ नैरो स्पैन अगर कंट्रोल कम है लेवल्स ऑफ अथॉरिटी रिड्यूस, लेकिन यहाँ पे तो गलत है ना। इफ़ अ नैरो स्पैन अगर कंट्रोल कम है मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन की अगर बात की जाए तो लेवल ऑफ अथॉरिटी रिड्यूस नहीं होगा बल्कि वो इंक्रीज़ होगा। मीन्स समझ रहे हो कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, अगर एक ही बंदा सभी को देखे ऑर्डर दे रहा है, सभी को एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन में दिक्कत तो आएगी, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो पहली वाली बात है असर्शन जो है बिल्कुल सही है, लेकिन रीज़न की अगर बात करें, इन्होंने रीज़न यहाँ पे गलत दे दिया। इन अ नैरो स्पैन, अगर आपने नैरो स्पैन किया है तो लेवल्स ऑफ अथॉरिटी रिड्यूस होने की बजाय इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि अगर एक बंदा कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो डिपार्टमेंट वाइज अगर मैनेजर लोड कर रहा है, औरों को भी अथॉरिटी दे रहा है, तो इससे क्या होगा? अथॉरिटी बढ़ेगी ना कि कम होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a principle of management according to Henry Fayol? अब हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल पढ़े हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ये हमने पढ़ा है कि जो सबऑर्डिनेशन का इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है वो सभी का जो है कॉमन इंटरेस्ट बनना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट बनना चाहिए। एंड एस्पिरिट द कोर्प्स भी हमने पढ़ा है, एकता में शक्ति वाला प्रिंसिपल पढ़ा है। यूनिटी ऑफ मैनेजर एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमने पढ़ा है कि सभी जो है सबऑर्डिनेट एक ही डायरेक्शन में मूव करे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कॉमन गोल के लिए। लेकिन जो सी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है यूनिटी ऑफ मैनेजर्स, वो यहाँ पे नहीं था, इसके लिए इसकी जगह पे क्या था? यूनिटी ऑफ कमांड था। सो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सी जो है वो हेनरी फ्योल ने नहीं दिया था। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो है कुछ और ऐसी टॉपिक्स के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर।